चलिए आज हम बात करेंगे पीएम केयर से जुड़ी एक खबर के बारे में। जनता ने कोविड में सब कुछ दे दिया, अरबों रुपए का चंदा पीएम केयर्स में डाला। आज उसी पैसे पर सवाल पूछने पर रोक लग गई। संसद में नहीं, आरटीआई में नहीं और सीजीए में भी नहीं, तो आखिर जवाबदेही किसकी? पूरी जो खबर है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि खबर क्या है। पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने पर पीएमओ ने दी सफाई। कुछ नियमों का हवाला भी दिया है, जैसे कि पीएम केयर्स एक सार्वजनिक धर्मांत ट्रस्ट है जिसे कोविड जैसी महामारी के दौरान राष्ट्रीय आपात जो स्थितियां हैं उनके दौरान स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया कि पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित जो संसदीय प्रश्न और जो मामले हैं वो लोकसभा में कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों के तहत अनिवार्य नहीं है। कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उनसे पता चला है कि 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि 3 निधियों से संबंधित सवालों की लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के लिए 41 के भाग दूसरे के भाग 17 और 41 सेकंड के भाग 18 के तहत इजाज़त नहीं दी गई है। तो क्यों ये इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है और किन नियमों का हवाला दिया है, वहीं जो पीएमओ ने क्या सफाई दी है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पीएम केयर्स फंड क्या है। ये पीएम केयर्स फंड क्या है, तो सबसे पहले इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष। इसकी जो स्थापना है वो 27 मार्च को 2020 में कोविड महामारी के दौरान की गई थी। कानूनी स्थिति की बात करें तो यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका जो ट्रस्ट है ये दृढ़ पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कि महामारी, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित जो आपदाएं हैं आपातकालीन, उनको प्रभावित और राहत देने के लिए। कुछ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और दवाइयों में यह सहायता भी प्रदान करता है। और कोविड-19 के दौरान इसने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अस्पताल सुविधाओं में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। अध्यक्ष, इसके ट्रस्टी की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है वो है प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष हैं, और ट्रस्टी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें हो सकते हैं। इससे जुड़ी कुछ विशेष बात, जैसे कि यह आरटीआई और सीएजी ऑडिट के दायरे में बाहर माना जाता है, क्योंकि सरकार इसे सरकारी फंड नहीं मानती। दान 80G के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा स्थितियों में त्वरित राहत और लंबी अवधि की मदद के लिए किया जाता है। अब बात करें पीएमएनआरएफ क्या है, तो पीएमएनआरएफ का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है। इसकी स्थापना 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर हुई थी। शुरू में पाकिस्तान की विस्थापन लोगों के मदद के लिए ये बनाया गया था। कानूनी स्थिति की बात करें इसकी तो यह भी एक ट्रस्ट के रूप में चलता है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। संसद द्वारा गठित ये नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं, दंगों की पीड़ितों को मदद और चिकित्सा उपचार जैसी हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, एसिड अटैक आदि के खर्च में आंशिक जो सहायता है वो प्रदान करता है। ट्रस्टी प्रबंधन की बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और पीएमओ के अधिकारी होनरी आधार पर संचालित हैं। इसकी विशेष बात, जैसे ये पूरी तरह जनता के दान से चलता है, कोई सरकारी बजट नहीं है और आरटीआई में सीमित जानकारी इसकी मिलती है। उपयोग इसका मुख्य रूप से तत्काल राहत और व्यक्तिगत चिकित्सा सहायता के लिए किया जाता है। अब बात करें पीएमओ की सफाई और कुछ दिए गए नियमों के हवाले के बारे में, तो प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी 2026 को लोकसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर स्पष्ट जो सफाई दी है कि पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित कोई भी संसदीय प्रश्न, यानी कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, जीरो ऑर्डर, नोटिस, स्पेशल मेंशन या अन्य मामले लोकसभा में स्वीकार नहीं होंगे। यह जानकारी मुख्य रूप से कुछ
पेपर्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो हैं उनसे उनके द्वारा बताई गई है। पीएमओ ने कुछ नियमों का हवाला दिया है, जैसे कि नियम 41 सेकंड के भाग 17 के तहत कोई प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता का विषय हो। इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर विच इज द नॉट प्रिमिनली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएमओ का तर्क है कि ये तीनों को सरकारी बजट या संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं चलते, इसलिए ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में नहीं आते। दूसरा नियम 41 सेकंड के भाग 17 में बताया गया है कि प्रश्न ऐसे किसी मामले से संबंध नहीं होने चाहिए जो अन्य निकायों या नियमों के नियंत्रण में हो, भारत सरकार के प्रति प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं हो। जैसे अगर इसको दूसरी भाषा में समझें तो इट शुड नॉट रेज मैटर दैट द अंडर द कंट्रोल ऑफ द बॉडीज आर और पर्सन्स नॉट प्रिमिनली रेस्पॉन्सिबली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएमओ का तर्क है कि ये कोष स्वैच्छिक सार्वजनिक चंदे से बने हैं और इनका प्रबंधन ऐसे ट्रस्ट के रूप में होता है जो सीधे सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है, जैसे कि पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएमओ की मुख्य सफाई और तर्कों की बात करें तो इन कोषों का कोष पूरी तरह जनता के स्वैच्छिक दान से आता है, न कि सरकारी आवंटन से, इसलिए ये फंड सरकारी फंड नहीं माने जाते और इन पर संसद में सवाल उठाना लोकसभा के नियमों के विरुद्ध है। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को सलाह दी कि किसी भी संदेह की स्थिति में इन नियमों का हवाला देकर ऐसे सवालों या मामलों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए। यह निर्देश आरटीआई से छूट के साथ जुड़ा है क्योंकि सरकार पहले से ही इन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं मानती, आरटीआई के दायरे से बाहर रखती है। अब बात करें आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का आधार, तो जैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठन। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुई थी। यह संविधान या किसी संसदीय कानून राज्य कानून के तहत गठित नहीं है। ट्रस्ट डीड में स्पष्ट है कि यह स्वैच्छिक दान पर आधारित है, न कि सरकारी बजट पर, इसलिए यह आरटीआई की धारा 2H के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। सरकारी नियंत्रण और स्वामित्व के अभाव की बात करें तो सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि फंड केंद्र या सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त नहीं करता। ट्रस्टी केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए पदेन है, न कि सरकारी नियंत्रण के प्रमाण के रूप में। दान सचिव निधि ऑफ इंडिया में नहीं जाते बल्कि अलग ट्रस्ट खाते में रहते हैं, इसलिए आरटीआई लागू नहीं होता। दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य तत्कालीन जो अदालती टिप्पणियां हैं उनकी बात करें तो जनवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भले ही पीएम केयर्स को सरकारी नियंत्रण या ज्यूरिडिक्शनल पर्सनल माना जाए तो भी यह आरटीआई के तहत प्राइवेसी का अधिकार सेक्शन 8 के फर्स्ट जे को खो नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि केवल सार्वजनिक कार्य करने या सरकार का प्रबंधित होने से निजता का अधिकार समाप्त नहीं होता। पुराने मामलों में भी सरकार का यही स्टैंड रहा है कि फंड निजी चैरिटेबल प्रकृति का है। पीएमएनआरएफ के लिए समान आधार की बात करें तो पीएमएनआरएफ भी 1948 में एक ट्रस्ट के रूप में चला, इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। यह भी सरकारी बजट से नहीं चलता, जनता के स्वैच्छिक दान से है। आरटीआई में सीमित जानकारी मिलती है कि लेकिन पूरे रूप से बाहर माना जाता है। हालांकि कुछ मामलों में सीआईसी ने जानकारी देने से आदेश दिए, लेकिन सरकार अक्सर अस्वीकार करती है। हाल के पीएमओ निर्देश में पीएमएनआरएफ को भी आरटीआई संसदीय सवालों से बाहर रखा गया है क्योंकि यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में नहीं आता। विपक्ष और कुछ आलोचकों के तर्कों की बात करें तो कई याचिकाकर्ताओं और विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा प्रबंधन होने से यह नियंत्रित है, इसलिए आरटीआई लागू होना चाहिए। अब बात करें पीएम जो राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी कि एनडीएफ जो है वो क्या है, तो जो राष्ट्रीय रक्षा कोष भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कोष है जो सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करता है। जैसे स्थापना और इतिहास की बात करें इसके की तो ये 1962 में चीन भारत युद्ध के समय राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, स्थापित किया गया था।
इसका जो उद्देश्य था, इसका जो प्रमुख उपयोग है वो है सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्यों और अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कल्याण के लिए। इसके आश्रित परिवारों की मदद जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पुनर्वास, वित्तीय सहायता प्रदान करता है और सैनिकों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोष का उपयोग कार्यकारिणी समिति के फैसले से ही होता है। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकद और वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान का प्रबंधन करना और उनके उपयोगों पर निर्णय लेना। ट्रस्ट और प्रबंधन की बात करें तो कार्यकारिणी इसकी समिति द्वारा प्रशासित है। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, सदस्य हैं रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री, कोषपाल हैं वित्त मंत्री और सचिव हैं प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का संबंधित संयुक्त सचिव। खाता कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। दान इसमें व्यक्ति, संगठनों, कंपनियों, ट्रस्टों से स्वैच्छिक दान आता है। टैक्स की लाभ की बात करें तो सभी दान आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत 100% टैक्स छूट प्राप्त है। कोई बजटीय सहायता इसमें नहीं है, पूरी तरह जनता के चंदे पर यह चलता है। आरटीआई से छूट के कानूनी जो आधार हैं उनकी बात करें तो ट्रस्ट के रूप में गठन होना। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को पंजीकृत अधिनियम 1908 के तहत एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुई थी। यह संविधान या किसी संसदीय राज्य कानून के तहत गठित नहीं है। ट्रस्ट डीड में स्पष्ट है कि स्वैच्छिक सार्वजनिक दान पर आधारित है, न कि सरकारी बजट या संचित निधि पर। सरकारी स्वामित्व, नियंत्रण या वित्त पोषण के अभाव की बात करें तो सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि फंड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त नहीं होता। ट्रस्टी इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदि केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए पदेन है, न कि सरकारी नियंत्रण के प्रमाण के रूप में। दान अलग ट्रस्ट खाते में जाते हैं, सरकारी खजाने में शामिल नहीं होते। पीएमएनआरएफ ने 1948 में इसी तरह का ट्रस्ट है, सरकारी बजट से नहीं चलता, इसलिए समान आधार पर आरटीआई से बाहर है। अदालती निर्णय और कुछ टिप्पणियों की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि भले ही पीएम केयर्स को ज्यूरिस्टिक पर्सन या सरकार से जुड़ा माना जाए तो भी यह आरटीआई की धारा 8 के फर्स्ट जे के तहत निजता का अधिकार खो नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि केवल सार्वजनिक कार्य करना या सरकार द्वारा प्रबंधित होने से निजता का अधिकार समाप्त नहीं होता। यह तीसरी पक्ष की जानकारी से सुरक्षा से जुड़ा है। पूरे मामले में केंद्र में कहा कि फंड न तो स्टेट अनुच्छेद 12 और न ही आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स को एनडीआरएफ से अलग माना, लेकिन आरटीआई पर सीधा फैसला नहीं दिया। चुनौतियां जारी हैं, लेकिन सरकार पर जो स्टैंड है मजबूत रहा है। कुछ मामलों में सीआईसी ने जानकारी देने के आदेश दिए, लेकिन सरकार अस्वीकार करती रही। अन्य संबंधित आधार जैसे फंड इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के 23C के तहत टैक्स छूट प्राप्त है और दान 80G के तहत छूट मिलती है, लेकिन यह आरटीआई लागू होने के आधार पर नहीं बनता। एफसीआरए ने भी छूट मिली विदेशी दान के लिए। हाल ही में पीएमओ निर्देश लोकसभा में सवाल स्वीकार्य, क्योंकि ये स्वैच्छिक चंदे से चलते हैं और सरकार के प्राथमिक जिम्मेदार में नहीं है। संसद में सवालों पर रोक की बात करें तो रोक लगाने का मुख्य आधार क्या था? पीएमओ ने लोकसभा में काम काज की प्रक्रिया और संचालन के नियमों, रूल्स ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के निम्नलिखित प्रावधानों को स्पष्ट किया। जैसे नियम 41 सेकंड के भाग 18, कोई प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से सरकार की चिंता का विषय हो, यानी कि इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर विच इज नॉट प्राइमरीली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएमओ का तर्क है कि ये तीनों को सरकारी बजट या संचित निधि ऑफ इंडिया से नहीं चलते, ये पूरी तरह स्वैच्छिक सार्वजनिक चंदे से बने हैं, इसलिए सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में नहीं आते। दूसरे नियम की बात करें 41 सेकंड के भाग 17 के तहत, तो ये है इट शुड नॉट रेज मैटर दैट आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉडीज आर पर्सनल नॉट प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रश्न ऐसे किसी मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए जो उन निकायों का व्यक्तियों के नियंत्रण में हो जो भारत सरकार के प्रति प्राथमिक रुपए से उत्तरदायी नहीं है। पीएमओ का तर्क भी है कि ये कोष ट्रस्ट के रूप में चलते हैं और इनका प्रबंधन ऐसे निकायों द्वारा होता है जो सीधे सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है।
पीएमओ की मुख्य सफाइयों की बात करें तो इन फंडों का जो कोष है वो जनता के स्वैच्छिक दान से आता है, न कि सरकारी आवंटन से। इसलिए ये सरकारी फंड नहीं माने जाते और इन पर संसद में सवाल उठाना लोकसभा के नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। यह निर्देश आरटीआई से छूट के साथ जुड़ा है क्योंकि सरकार इन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं मानती। प्रभाव और कुछ अन्य प्रक्रियाएं जैसे विपक्ष की प्रतिक्रिया इसे संसद की जवाबदेही और पारदर्शिता पर हमला बताया। कांग्रेस ने इसे तानाशाह और संसद को चुप कराने की कोशिश कहा। उन्होंने दावा किया कि फंड जनता के पैसों से चलता है, इसलिए संसदीय निगरानी जरूरी है। अब बात करें पारदर्शिता और जवाबी जो पक्ष है उन पर बहस के बारे में। तो जनता का पैसा लेकिन जवाबदेही कहाँ? जनता का पैसा लेकिन जवाबदेही कहाँ की बात करें तो ये कोष स्वैच्छिक सार्वजनिक चंदे से चलते हैं, जनता, कंपनियों, पीएसयू, कर्मचारी आदि से। पीएम केयर्स से 2020 से 23 तक हजारों करोड़ रुपए आए। 2023 से कॉर्प्स 6,263 करोड़ था। उपयोग इसका कोविड राहत, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल, आपदा राहत में होता है, लेकिन खर्च का विस्तृत लेकिन जो खर्च है वो विस्तृत बैकग्राउंड सार्वजनिक नहीं होता, केवल सामान्य जानकारी pmcares.government.of.India पर उपलब्ध है। आरटीआई और सीएजे पर ऑडिट से बाहर की बात करें तो सरकार का तर्क है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकार फंड नहीं है, इसलिए आरटीआई की धारा 2 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के हल्फनामे कोई सरकारी नियंत्रण या वित्त पोषण नहीं है। सीजीए ऑडिट नहीं होता, जबकि एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जैसे सरकारी फंड पर होता है। संसद में सवालों पर रोक की बात करें तो पीएमओ ने 30 जनवरी 2026 को लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखा। इन कोषों पर सवाल, जीरो ऑनर, स्पेशल मेंशन अस्वीकार किए गए। लोकसभा नियम के 41 सेकंड के भाग 18 और 41 सेकंड के भाग 17 से ये सरकार की प्राथमिक चिंता नहीं, स्वैच्छिक चंदे से चलते हैं। इसका परिणाम है पीएमएस अब इन पर संसद में जो जवाब है वो नहीं पूछ सकता। सरकार का पक्ष और विपक्ष कार्यकर्ताओं के अगर तर्क की बात करें तो सरकार के समर्थन में मुख्य तर्क है कि स्वैच्छिक चंदा सरकारी बजट नहीं है, ट्रस्ट है, निजी दान पर आधारित है, पारदर्शिता है लेकिन निजता और प्रशासनिक कारणों से सीमित है। विपक्ष की आलोचना की बात करें तो जनता का पैसा है, प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और आरटीआई और सीएजे और संसद से बाहर रखना, छुपाने की कोशिश है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी अस्पष्टता क्या छिपा रही है, ये उनके द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं। प्रमुख घटनाएं और अदालती स्थितियों की बात करें तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स को एनडीआरएफ से अलग माना और फंड ट्रांसफर फिर कराया, जो फंड ट्रांसफर है वो नहीं कराया। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि सरकारी नियंत्रण इस पर नहीं है। 26 में कहा कि 26 में हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि भले सरकारी हो, निजता का अधिकार खो नहीं सकता। चुनौतियां जारी हुई जैसे कई याचिकाएं, लेकिन सरकार का स्टैंड जो है वो इसके लिए काफी मजबूत बना हुआ है। सरकारी दावे और समर्थकों के जो पक्ष हैं उनकी बात करें तो स्वैच्छिक सार्वजनिक चंदे हैं से ये बने हैं और संचित निधि ऑफ इंडिया से कोई सरकारी पैसा नहीं आता। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में ये गठित हैं। पंजीकृत अधिनियम 1908 के तहत पीएमएनआरएफ 1948 से ट्रस्टेड हैं। ट्रस्ट और आरटीआई से बाहर की बात करें तो धारा 2 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है क्योंकि कोई संवैधानिक कानून गठन या सरकारी वित्त पोषण नहीं है। संसद में सवाल अस्वीकार। लोकसभा नियम 41 सेकंड के भाग 18 और वहीं भाग 17 के तहत ये सरकार की प्राथमिक चिंता नहीं है। ऐसे नियमों से जुड़े जो सरकार के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है। पारदर्शिता है, ये pmcares.government.in या pmnrf.government.in पर कुछ जानकारी उपलब्ध है जहां दान के बारे में जो टैक्स छूट जो है वो मिलती है वहां पर दिखाई गई है। अदालती स्टैंड की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भले सरकारी से ये जुड़ा है लेकिन निजता का अधिकार आरटीआई के तहत बरकरार रहता है। वहीं विपक्ष के कुछ तर्क हैं, उनकी बात करें तो जनता का पैसा जो विपक्ष है वो इसे बता रहा है। करोड़ों रुपए जो है जनता, कंपनियों और पीएसयू कर्मचारियों से आए लेकिन खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ।
आरटीआई सीएजी संसद से बाहर रखना छुपाने की कोशिश है। सरकारी नियंत्रण साफ है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा प्रबंधन सरकारी वेबसाइट ऑफिस से दान मांगे जाते हैं या सरकारी फंड जैसा है। संसद पर रोक की बात करें तो पीएमओ का 30 जनवरी 2026 पत्र संसद को चुप कराने और तानाशाह का प्रमाण लोकसभा नियमों का दुरुपयोग है। आरटीआई से छूट की बात करें तो अगर सरकारी नहीं है तो सीएसआर में क्यों गिना जाता है? सरकारी कर्मचारियों से दान क्यों मांगे? अन्य मुद्दे जैसे कि कोविड में खराब वेंटिलेटर खरीदे गए, फंड का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ, एनडीआरएफ जैसी सरकारी फंड से अलग क्यों? तुलना की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी अस्पष्टता, पीएम कुड नॉट केयर लेस फंड, डेरेक ओ ब्राउन या कोरोनी कैपिटलिस्ट फंड जैसे नाम दिए। मांग की बात करें तो आरटीआई लागू हो और सीएजे ऑडिट हो, संसद में जवाबदेही हो, उनका जो है वो मांग है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं और फैसले। अप्रैल 2020 में वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर अपील जो है वो दी गई थी, जिसमें मांग थी पीएम केयर्स फंड की वैधता पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला था कि याचिका को मिसकन्फ्यूज्ड यानी कि गलत धारणा पर आधारित बताकर खारिज कर दिया गया। कोई विस्तृत सुनवाई इस पर नहीं की गई थी। फिर दूसरी याचिका अगस्त 2020 में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव सीपीआईएल द्वारा दायर अपील जो है वो दी गई थी। सबसे प्रमुख मामला जो है वो इसे बताया जाता है। इसकी मांगें थी कोविड-19 राहत के लिए सभी दान एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में ही जाए, पीएम केयर्स से एनडीआरएफ में फंड ट्रांसफर किया जाए और पीएम केयर्स पर सीजीए ऑडिट जो अनिवार्य किया जाए। 18 अगस्त 2020 को 3 जजों के बीच जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह ने याचिका खारिज कर दी। मुख्य टिप्पणियां दी कि पीएम केयर्स और एनडीआरएफ पूरी तरह अलग फंड हैं, अलग उद्देश्य और संरचना है। पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्वैच्छिक दान पर आधारित है। एनडीआरएफ और सीएजी ऑडिट का प्रावधान है, लेकिन पीएम केयर्स पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोई कारण नहीं है कि पीएम केयर्स फंड एनडीआरएफ में ट्रांसफर किए जाएं। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन द्वारा दायर हुई जो 2020 में पेंडिंग बताई गई थी, लेकिन बाद में कोई बड़ा जो अपडेट है वो नहीं आया। फिर 2021 में एक नई अन्य याचिका में पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठे। आरोप लगे कि सरकार ने कोर्ट को झूठ बोलकर गुमराह किया। यह मामला भी आगे नहीं बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप इसमें भी नहीं किया। इसकी वर्तमान स्थिति जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब तक पीएम केयर्स की वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी प्रमुख याचिका को मुख्य रूप से खारिज किया है या सुनवाई से इनकार किया है। कोई भी याचिका जिसमें फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित करने या आरटीआई सीएजे लागू करने की मांग थी, वो सफल नहीं हुई। कई याचिकाएं हाईकोर्ट्स में पेंडिंग हैं या ट्रांसफर नहीं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीएम केयर्स एक ट्रस्ट है, सरकारी फंड नहीं है, इसलिए संसदीय कानून निगरानी से दायरे में नहीं आता। दिल्ली हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी की बात करें तो हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकिन संबंधित मामला है। जैसे कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि पीएम केयर्स को भले ही सरकारी निकाय या ज्यूरिस्डिक्शनल पर्सनल माना जाए, लेकिन यह आरटीआई की तहत निजता का अधिकार धारा 8 फर्स्ट के नहीं खो सकता। विपक्ष या याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क की बात करें तो फंड में जनता के अरबों रुपए आए, लेकिन पारदर्शिता नहीं हुई। प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा प्रबंधन होने से सरकारी नियंत्रण सिद्ध होता है। एनडीआरएफ पर सीएजे ऑडिट होता है और पीएम केयर्स पर क्यों नहीं? संसद में सवाल रोकने के बाद और चुनौतियां आने की संभावना जो है वो बनी हुई है। लास्ट पॉइंट है वो है जनता का चंदा और जवाबदेही। जनता के चंदे और जवाबदेही की बात करें तो जनता से कितना चंदा आया, ये तीनों कोष पूरी तरह स्वैच्छिक जनता के तान पर चलते हैं। कुछ आंकड़े जैसे कि 2020 से 23 तक लगभग 10,990 करोड़ से ज्यादा का चंदा जमा हुआ, सरकारी घोषणा है। 2023 में बताया गया कि कुल कोष जो है वो 6,283 करोड़ था, बाकी खर्च हो चुका। दान देने वाले आम नागरिक, कंपनियां, सरकारी कर्मचारी, पीएसयू कर्मचारी, राजनीतिक दल, क्रिकेटर और अभिनेता हैं। पीएमएनआरएफ में अगर
फंड की बात करें तो 1948 से अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा जमा हुआ। हर साल औसतन 50 से 150 करोड़ रुपए का दान आता रहता है। 20 से 21 में कोविड के समय अचानक बहुत ज्यादा दान भी आया था। राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ की बात करें तो 1962 से अब तक कई सौ करोड़ रुपए संचय किए गए। नियमित रूप से सैनिक कल्याण के लिए दान आते रहते हैं। मुख्य सवाल यह है कि इतना बड़ा पैसा जनता देती है, लेकिन उसका पूरा हिसाब किताब कहाँ है। जवाबदेही की कमी मुख्य कारण है, जैसे आरटीआई लागू नहीं है और सीएजे ऑडिट नहीं है, संसद में सवाल अस्वीकार हैं, खर्च का विस्तृत ब्रेकअप नहीं और ट्रस्ट की गोपनीयता। सरकार का मुख्य बचाव क्या है, तो ये निजी चैरिटेबल ट्रस्ट है। सरकारी बजट से एक भी पैसा नहीं आता। जनता की स्वेच्छा से दान है, इसलिए सरकार पर जवाबदेही नहीं बनती। त्वरित राहत देने के लिए बिना नौकरशाही के काम करना जरूरी है। विपक्ष और कार्यकर्ताओं के आम जनता की जो मुख्य आपत्तियां हैं उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि जनता का पैसा है तो जवाबदेही भी जनता को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रबंधन होने से यह सरकारी नियंत्रण वाला मामला है। क्या छिपाया जा रहा है, इसकी गोपनीयता की जरूरत क्यों है। सरकारी कर्मचारियों से जो दान है वो 20 से 21 में कई विभागों में आदेश आए कि वेतन से दान काटा जाए। यह स्वैच्छिक कैसे है। अगर तुम्हारी जो सैलरी है अगर उससे दान जो है वो काटा जा रहा है तो वो प्राइवेट कैसे हो सकती है, वो तो गवर्नमेंट होनी चाहिए। संसद को चुप कराना, सांसद भी सवाल नहीं पूछ सकते, यह लोकतंत्र में नहीं सही नहीं है। वास्तविक उदाहरण जो विवाद बढ़ाते हैं वो है कि पीएम केयर्स से वेंटिलेटर खरीदे जाएं जिनमें से कई खराब निकले। कोविड के बाद भी फंड में बहुत पैसा बचा रहा, लेकिन उसका जो उपयोग है वो स्पष्ट नहीं है। पीएमएनआरएफ से व्यक्तिगत चिकित्सा सहायता मिलती है, लेकिन कितने लोगों को मिली इसका पूरा आंकड़ा नहीं है। एनडीएफ से सैनिक विवादों को मदद मिलती है, लेकिन खर्च का विस्तृत ब्यौरा जनता के सामने नहीं आता। लास्ट पॉइंट है उसकी बात करें वो है कि निष्कर्ष सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पैसा जनता का है तो जवाबदेही भी जनता को क्यों नहीं दी जाती। अगर सचमुच कुछ छिपाने लायक नहीं है तो आरटीआई, सीएजी ऑडिट और संसदीय निगरानी क्यों नहीं। अगर ट्रस्ट की गोपनीयता बनाए रखनी है तो फिर सरकारी पदाधिकारियों, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री द्वारा प्रबंधन क्यों है। क्या यह पारदर्शिता की कमी है या प्रशासनिक सुविधा का मामला। यह बहस केवल एक कोषों पर सीमित नहीं है, यह लोकतंत्र में जनता के पैसे पर सरकार की जवाबदेही का मूल सवाल है। यह काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।